गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरी अगली क्लास में आप सभी का वापस से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा लेसन नंबर 2 स्टार्ट हो चुका था। आज उसका लेक्चर नंबर 3 जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अब तक की हमने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हम आवेशों का वितरण पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि आवेशों का वितरण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण, नंबर 2 पृष्ठ आवेश वितरण और नंबर 3 आयतन आवेश वितरण। ठीक है, तो जिसमें से मैं आपको रेखीय और पृष्ठ दोनों के बारे में जानकारी दे ही चुका था। आज हम जो रीड करेंगे वो करेंगे आयतन आवेश वितरण के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आयतन आवेश वितरण। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की जो डेफिनेशन है ना भैया, उसको आप इनके नामों से ही याद रख सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा इसमें इमला नहीं पढ़नी, आप इनके नाम से ही याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था रेखीय आवेश वितरण। अब देखिए, आपको वापस से वही मुंह याद करा रहा हूँ मैं। रेखीय आवेश वितरण में मैंने आपको समझाया था कि यदि आवेश का वितरण किसी चालक की लंबाई के अनुदिश हो रहा है तो ऐसा वितरण क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण। नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया था पृष्ठ आवेश वितरण, पढ़ाया था ना। अब इस पृष्ठ आवेश वितरण की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी? ध्यान दीजिए कि यदि किसी चालक में आवेश का वितरण उस चालक के क्षेत्रफल के अनुदिश या उसके पृष्ठ के अनुदिश हो रहा हो तो ऐसा वितरण कौन सा वितरण कहलाएगा? पृष्ठ आवेश वितरण। अब हम बात करते हैं आयतन आवेश वितरण की। तो आयतन आवेश वितरण की क्या परिभाषा बनेगी? लगाओ दिमाग। यदि किसी चालक में आवेश का वितरण उसके आयतन के अनुदिश हो रहा हो तो ऐसा वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। रिपीट कर रहा हूँ, वापस से सुनिए। यदि किसी चालक में आवेश का वितरण उसके आयतन के अनुदिश हो रहा हो तो ऐसा वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। दैट्स क्लियर? ओके। अब सेम वही चीज़ है। सबसे पहले हम आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे। इस पूरे सबसे पहले आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे। उसके बाद जो हम पूरा पृष्ठ ले रहे हैं उसके अंदर एक अल्पांश टुकड़ा लेंगे। उस अल्पांश टुकड़े पर उपस्थित आवेश के कारण पॉइंट P पर जो परीक्षण आवेश रखा होता है उस पर हम बल निकालेंगे। फिर संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालेंगे। फिर क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ। ये मेरे पास कोई भी एक पृष्ठ है। अब ये इसके इनसाइड पार्ट यानी कि आंतरिक भाग में, जो कि इसके आयतन की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पृष्ठ के आयतन के अनुदिश इसमें आवेशों का वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना भैया। तो ये पूरा का पूरा वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा ब्लॉक है। इस संपूर्ण ब्लॉक का या इस संपूर्ण वस्तु का जो आयतन है वो क्या है? V है। और इस पूरी वस्तु पर या पूरी आवेशित वस्तु पर जो आवेश उपस्थित है वो कितना है? स्मॉल q है। दैट्स क्लियर? अब मैंने क्या किया है, इसके अंदर एक छोटा सा अल्पांश लिया है, ले लिया। इस पर जो उपस्थित आवेश की उपस्थिति होगी वो कितना होगा? dq। और इसका आयतन कितना हो जाएगा भैया? छोटी वस्तु है तो उसका आयतन भी कैसा होगा? अल्प ही तो होगा भैया। तो आयतन dv और आवेश कितना हो गया? dq।
अब मान लेते हैं ये वस्तु पॉइंट O पर रखी हुई है, इस पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट P उपस्थित है जहाँ पर ये कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम सबसे पहले आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे। आयतन आवेश घनत्व, जिसका सूत्र बनेगा भैया, आयतन आवेश घनत्व बराबर में सूत्र बनेगा आवेश बटे में आयतन। तो मैं यहां पर जो आयतन आवेश घनत्व निकाल रहा हूं इस छोटे से टुकड़े का निकाल रहा हूं। तो आप ध्यान रखेंगे आयतन आवेश घनत्व को हम रो से व्यक्त करते हैं। अल्पांश टुकड़े के लिए है तो आवेश dq, और उस अल्पांश टुकड़े का जो आयतन बनेगा वो कितना बन जाएगा dv। तो आयतन आवेश घनत्व कितना आ गया बेटा, रो इक्वल्स टू में dq अपॉन dv। आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आप ध्यान दें, वही नंबर 1 पार्ट। सेम वही कहानी है जो अब तक आपने रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठ आवेश वितरण के लिए पढ़ी है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। अब मैं क्या लिखूंगा, अतः अल्प आवेश dq के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, अतः dq आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। तो आप देखेंगे dq आवेश जो कि ये है, इसके कारण पॉइंट P पर जो एक्सपेरिमेंटल चार्ज Q0 रखा हुआ है, हम इस पर लगने वाले बल के मान की गणना करेंगे। तो अकॉर्डिंग मिस्टर कूलम के नियम से, कूलम का नियम कहता है बेटा F इज टू में K Q1 Q2 अपॉन r²। अब इस कूलम्स लॉ को हम इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। तो देखो बेटा, पहला चार्ज dq है तो Q1 बराबर मैंने कितना मान लिया dq। सेकंड चार्ज कितना है Q2, तो Q2 बराबर मैंने कितना मान लिया Q0। दोनों की वैल्यू रखेंगे। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अल्प आवेश के कारण Q0 पर बल लग रहा है, तो अल्प आवेश के कारण भैया जो बल लगेगा ना, वो बल भी कैसा होगा, अल्प ही होगा। तो अल्प बल है तो dF के Q1 बराबर आप देख सकते हैं dq के बराबर माना है, Q2 बराबर आप देख सकते हैं मैंने Q0 के बराबर माना है, और बटे में कितना चल रहा है r²। दैट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, यू नो व्हाट आल्सो ऑलरेडी आप जानते हैं कि रो इजिकल्स टू में dq अपॉन dv होता है। अगर मैं यहाँ से dq का मान निकालूंगा तो dq इजिकल्स टू में कितना आ जाएगा भैया, रो dv आएगा कि नहीं आएगा, आ गया ना dq इजिकल्स टू में रो dv। अकॉर्डिंग दिस वैल्यू मैं इसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो देखेंगे, और आप एक चीज़ और जानते हैं भली भांति कि k बराबर में होता है 1/4πε0। ठीक है, तो dF इजिकल्स टू में, एंड हियर k इजिकल्स टू 1/4πε0 dq की जगह पर आप लिख सकते हैं रो dv, मल्टीपल में क्या चल रहा है बेटा Q0, एंड देन डिवाइड बाई कितना चल रहा है आपके पास r²। दैट्स इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो ये तो हो गया बेटा अल्पांश आवेश dq के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, जिसकी वैल्यू आ गई 1/4πε0 रो dv Q0 अपॉन r²। ठीक है, अब इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण, या जो पूरी जो आपको आवेशित जो वस्तु नजर आ रही है, इस संपूर्ण आवेशित वस्तु पर जो आवेश Q उपस्थित है ना बेटा, इस Q आवेश के कारण मैं इस Q0 पर बल ज्ञात करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज लिखूंगा, संपूर्ण वस्तु पर उपस्थित आवेश के कारण, संपूर्ण वस्तु पर उपस्थित आवेश और संपूर्ण वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान है Q।
संपूर्ण वस्तु पर उपस्थित आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया है, क्या बताया है कि जब भी आप संपूर्ण या कुल नामक कोई भी शब्द सुनेंगे आपके दिमाग में क्या आएगा, समाकलन। तो समीकरण नंबर 2 का समाकलन लेंगे तो इंटीग्रेशन df, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट रो dv इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अभी भैया कॉन्स्टेंटली फलन, इस कॉन्स्टेंटली फलन को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो डी एफ इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट रो डी बी इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ पे क्या क्लियर होगा, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डी बी इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, दैट्स कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर 3। तो भैया इस संपूर्ण आवेशित वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश Q के कारण इस परीक्षण आवेश Q नॉट पर जो बल कार्य कर रहा था उसकी वैल्यू हमारे पास समीकरण नंबर 3 में हमने प्रदर्शित कर दी है, ठीक है। अब एक चीज और बच रही है हमारे पास, क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, ठीक है। तो आप जानते ही हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, द टोटल इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट P। तो E इज इक्वल्स टू में हेयर टोटल फोर्स F इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3 में आपको दिख ही रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट रो डी बी इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग दिस फंक्शन डिवाइड में कौन बैठा है, क्यू नॉट। तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, क्यू नॉट से क्या कैंसिल हो गया, क्यू नॉट। तो आपके पास इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, E इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉइंट या ऑन पॉइंट P, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये था हमारा आयतन आवेश वितरण, जिसके बारे में, जिसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि यदि किसी चालक में आवेश का वितरण यदि उसके आयतन के अनुदिश हो रहा हो तो ऐसा वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। परिभाषा हमने पढ़ी, परिभाषा के बाद हमने आयतन आवेश घनत्व का मान ज्ञात किया था, ठीक है। फिर मैंने आपको बिट डायग्राम में एक वस्तु बताई है जिसके आयतन के अनुदिश मैंने आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके बताया है। अब इसके अंदर मैंने एक अल्पांश टुकड़ा लिया है, ठीक है, जिसका अल्प आयतन कितना हो गया, dv हो गया। इस पर कितना आवेश, अब अल्प वस्तु है, छोटी वस्तु है, तो उस पर उपस्थित आवेश कितना हो जाएगा, dq। अब इस वस्तु से या इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P उपस्थित है जहाँ पर परीक्षण आवेश q नॉट उपस्थित था। तो पहले तो इस अल्प आवेश के कारण पॉइंट P पर जो आवेश q नॉट उपस्थित था उस पर कार्यरत बल का मान हमने निकाला, जो हमारे पास ये निकल कर आया है। फिर हमने संपूर्ण वस्तु के कारण इस q नॉट पर लगने वाला कुल बल निकाला, जिसका समीकरण ये निकल कर आया है। उसके बाद हमने क्या ज्ञात कर लिया है, पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आकर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समाप्त हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि आवेशों का वितरण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण, नंबर 2 पृष्ठ आवेश वितरण और नंबर 3 आयतन आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठ आवेश वितरण मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में क्लियर करा चुका था, और जो लास्ट हमारे पास था आयतन आवेश वितरण, वो अब आपके सामने प्रदर्शित किया है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिए।
ध्यान दीजिए, हमारा अगला टॉपिक है गाउस का नियम। काहे का नियम भैया? गाउस का नियम। तो देखो बच्चों, मैंने जब आपको इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट किया था, यानी कि हमारा जो पहला लेक्चर था, तो मैंने आपको बताया था, और आप जानते भी हैं इस चैप्टर का नाम है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। तो पूरी की पूरी कहानी गाउस पर डिपेंड कर रही है। और अब हम साक्षात गाउस के बारे में पढ़ेंगे कि गाउस ने अपना नियम क्या दिया था। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, गाउस का पूरा नाम है, और वैसे भी देखो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट हमारे लिए रेस्पेक्टेड होते हैं, तो हमें सर लगाना चाहिए, सर कार्ल फ्रेडरिच गाउस, ये इनका पूरा नाम है, सर कार्ल फ्रेडरिच गाउस। तो गाउस ने अपना नियम दिया, और गाउस ने अपना नियम क्या दिया, जरा ढंग से सुनिएगा। गाउस के अनुसार यह माना गया कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, वापस से सुन लीजिएगा, अकॉर्डिंग मिस्टर गाउस, या गाउस के नियमानुसार क्या माना गया? गाउस के नियमानुसार माना गया कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश एवं 1/ε0 के गुणनफल के कैसा होगा? बराबर होगा। अरे बात समझ में? एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुन लीजिएगा। गाउस के नियम अनुसार यह माना गया कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश एवं 1/ε0 के गुणनफल के कैसा होगा? बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, अब हम डिस्कस करते हैं गाउस के लॉ पर प्रूफ। तो गाउस कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है जिसके अंदर ये आवेशों की उपस्थिति है। हो गया भैया? मैंने इसमें 3 धन आवेश ले लिए, 1 ऋण आवेश ले लिया। ठीक है, अब गाउस कह रहे हैं कि ये जो बंद काल्पनिक पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा होगा, इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स यानी कि φE का मान इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध का मतलब इस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश उपस्थित है उसका बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा क्यू। तो वापस से सुन लीजिएगा कि अकॉर्डिंग मिस्टर गाउस किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स φE का मान इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, आपसे कोई पूछे परिबद्ध कुल आवेश का मतलब क्या होता है कि उस बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग हो यानी कि सिग्मा क्यू एवं 1/ε0 के गुणनफल के कैसा होता है? बराबर। तो मेरे पास वैल्यू आएगी बेटा φE इजिकल्स टू में बराबर पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश यानी कि सिग्मा क्यू एवं 1/ε0 के गुणनफल, बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया कि नहीं मैंने, कि कैसा होता है? बराबर। तो गाउस का नियम हो गया φE इजिकल्स टू में सिग्मा क्यू इंटू 1/ε0। अब आपसे कोई पूछे कि सिग्मा क्यू क्या है, तो आप कहोगे सर सिग्मा क्यू पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। तो एक बार हम पुनः इसको रिपीट करते हैं। गाउस के नियमानुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू एवं 1/ε0 के गुणनफल के कैसा होता है? बराबर। तो वैल्यू आ गई φE बराबर में सिग्मा क्यू इंटू 1/ε0। तो अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा हम नोटिफिकेशंस पॉइंट को भी दिमाग में रखते हैं, ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसा कि अभी हमने हमारी परिभाषा के अनुसार जो फंक्शन ज्ञात किया था
सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा ये मल्टीपल में है, सिग्मा क्यू का मल्टीपल 1 से कराऊंगा तो सिग्मा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने आपको बताया था कि सिग्मा क्यू पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश है, तो मैं यहाँ पर परिबद्ध कुल आवेश को क्यू के बराबर मान लूँ, तो सिग्मा क्यू इज टू में क्यू, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी फाई ई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे बात समझ में? ठीक है, पहली कंडीशन ये। सेकेंड पॉइंट, अब बात आती है जैसे कि मेजर फंक्शन मेरे पास क्या है, फाई ई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे बेटा, अब ये जो पार्ट है फाई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका ये एलएचएस पार्ट हो गया और ये क्या हो गया आरएचएस पार्ट। इसके आरएचएस पार्ट के अंश व हर में मैं 4 पाई से गुणा करा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू बनेगी फाई ई इज इक्वल टू में 4 पाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बन गई भाई। अब इस समीकरण को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई क्यू लिख सकता हूँ कि नहीं। अब आप भली भांति जानते हैं के बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको नज़र आ रहा है, इसकी जगह पर मैं के रख सकता हूँ कि नहीं। तो वैल्यू क्या बन जाएगी फाई इज इक्वल टू में 4 पाई के क्यू, यानी कि ये जो भाई साहब है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी जगह पर हमने क्या रख दिया है, के रख दिया है। अरे बस समझ में? ठीक, तो ये 2 नोटिफिकेशन पॉइंट हो गए। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि चाहे तो आप गाउस के नियम को ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले को, या फिर आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन पॉइंट नंबर 3, ये ध्यान में रखनी है ये सारी चीज़ें। अगर आपकी अगर इच्छा करें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 क्या है, एक चीज ध्यान रखना, गाउस का जो नियम होता है ना, वो किसी पृष्ठ की ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता है। वापस से सुन लीजिए, गाउस का नियम किसी पृष्ठ की ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब उसका आकार, उसकी आकृति, इस पर डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक त्रिभुजाकार आकृति हो गई, ये मेरे पास एक वृत्ताकार हो गई, ये मेरे पास एक घन घनाभाकार हो गई, ये आयताकार हो गई, ये बिडौलाकृति की हो गई। ठीक है, सबके अंदर आवेश की उपस्थिति है। तो मैंने अभी क्या कहा था कि गाउस का नियम पृष्ठ की ज्यामिति पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात वो किसी भी आकृति में लागू हो सकता है। तो बेटा इससे निर्गत भी विद्युत फ्लक्स का मान होगा फाई ई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस आकृति से निर्गत भी विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे भी होगा फाई ई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से भी फाई ई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी। यानी कि इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि गाउस का नियम पृष्ठ की ज्यामिति पर डिपेंड करता ही नहीं है, अर्थात वो किसी भी आकृति के पृष्ठ में लागू हो सकता है। ठीक है, नंबर 2, सॉरी नोटिफिकेशन नंबर पॉइंट 4। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि गाउस के नियम की जब मैंने आपको परिभाषा बोली तो उसमें मैंने एक लाइन बोली थी कि गाउस के नियम अनुसार यह माना जाता है कि किसी बंद काल्पनिक पथ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। तो बेटा परिबद्ध कुल आवेश का मतलब होता है कि उस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश उपस्थित है ना, उसका बीजगणितीय योग। आ रही बात समझ में? तो आपको मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है। अरे बात समझ में? ये कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है, इसके अंदर ये कोई प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ये कोई माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, और ये कोई 2q आवेश उपस्थित है। तो आपसे कोई कहेगा कि इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश कितना है, तो आप कहोगे कि गुरुजी ने हमें बताया कि परिबद्ध कुल आवेश का मतलब होता है कि उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का बीजगणितीय योग। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू में जितने भी आवेश हैं सबको जोड़ दीजिएगा, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू प्लस 2q, देन सिग्मा क्यू इज इक्वल टू में प्लस क्यू ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस क्यू और प्लस के 2q, प्लस क्यू से क्या गया प्लस क्यू, देन सिग्मा क्यू इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2q। तो इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश कितना आ गया 2q आ गया। अरे बात समझ में?
दिस इज द नॉर्मल नोटिफिकेशन पॉइंट। ठीक है, नंबर 5। अब एक चीज तो हमने समझ ली कि गाउस का नियम पृष्ठ की ज्यामिति या उसके आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो सर निर्भर किस पर करता है? ध्यान रखिए, गाउस का नियम माध्यम की प्रकृति पर, किस पर डिपेंड करता है? माध्यम की प्रकृति पर। दूसरा, आवेश की प्रकृति पर भी वो निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करेगा, और माध्यम पर निर्भर करने के साथ साथ वो किस पर निर्भर करेगा? वो आवेश की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। आ रही बात समझ में? तो देखो बच्चों, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना, जो कि गाउस के नियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दी। और नॉर्मली आपके स्टैंडर्ड में यही सारी चीज़ें काम में आती हैं। कुछ एक चीज़ें और हैं जो टॉपिक्स के साथ आपको आगे आगे और बता दी जाएंगी। ठीक है, ओके। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी। तो अब आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिवाइज करनी है। जैसे कि आज मैंने आपको आयतन आवेश वितरण पढ़ाया, गाउस का नियम पढ़ाया, गाउस का नियम वास्तविकता में होता क्या है, इसके नोटिफिकेशंस पॉइंट पढ़ाए हैं। ये सारे के सारे नोटिफिकेशंस पॉइंट आपको याद रखने हैं। बाकी अब इसके जो गाउस के जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे ढंग से। ठीक है, थैंक यू।